चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से वेब एकेडमी में। आज से हम फिज़िक्स के कुछ MCQs करेंगे इस सेशन में। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, हर जगह इक्वल। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास ठीक है। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्रॉस नहीं करते हैं पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस दैम इज जीरो, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड दे कैन इमेजिनरी स्फीयर्स, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल गलत है। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कोसेंट्रिक स्फीयर्स। सो ऑप्शन थर्ड इज योर आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। two point charges plus q minus q located at x equals to 0, x equals to n respectively. The point on x axis at which the net electric field is 0 due to these charges. क्या दे रखा है क्वेश्चन में वो देखते हैं। देख लीजिए, ऐसा बोला गया है कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई x एक्सिस है, ये इसका पॉइंट है जहाँ x इक्वल्स टू 0 है, और ये कोई एक पॉइंट है x इक्वल्स टू n। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है -2q, और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है 8q। अब और ये चार्ज है +q। अब इन चार्जेस की वजह से हमें बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ पर होगी। तो अगर हम एज्यूम करें कि इनके मिड में कहीं भी इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस +8q, सो दैट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसको हम मान लेते हैं ये इवन, और इसकी वजह से भी इसी तरफ होगी -q से, सो दैट वुड बी E2। तो दोनों की सेम डायरेक्शन, तो कभी नेट 0 हो ही नहीं सकता इन दोनों के बीच में। तो नेट कहाँ पर 0 हो सकता है, या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 हो सकती है, इन दोनों की राइट और लेफ्ट में। तो ऑप्शन में देखोगे तो माइनस में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो लेफ्ट में तो हम ले ही नहीं सकते, तो राइट में वो पॉइंट होगा। राइट में पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं फिर से वही, तो E1 की डायरेक्शन यही रहेगी। अब E2 की जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स -q हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखोगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। सो हमें क्या करना है, E1 निकालना है, E2 निकालना है, और दोनों को इक्वल रख देना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें पता है 1/4πε0 q/r², और E2 भी ऐसे निकाल सकते हैं 1/4πε0 q2/r²। सो here you can substitute q. So 1/4πε0 q1 is 8q, and what is the distance between that point P from that point x equals to 0. So इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये है हमारा x। So यहाँ पर हम x स्क्वायर कर लेते हैं। So 1/4πε0 2q, नेगेटिव साइड को हम नेगलेक्ट करेंगे, और डिस्टेंस देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट है x इक्वल्स टू L, टू पॉइंट P तक हमें डिस्टेंस बतानी, तो ये क्या होगी, ये होगी x - L, ये डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा x - L रेज़ टू पावर 2। सो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, E1 इक्वल्स टू E2, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है उस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। सो 1/4πε0 q8/x² इक्वल्स टू 1/4πε0 2q/x - L रेज़ टू पावर 2। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, q से q हो जाएगा। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो इधर हमारे पास 4/x² इक्वल्स टू 1/x - L रेज़ टू पावर 2। सो हम क्या करते हैं कि x - L रेज़ टू पावर 2/x² और 4 को हम लेके आते हैं इस तरफ। सो ये हमारे पास होगा x - L/x रेज़ टू पावर 2/1/4। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें मिलेगा x - L/x इक्वल्स टू 1/2। सो यहाँ से x को एक बार x से डिवाइड करते हैं तो 1 - L/x इक्वल्स टू 1/2। सो ये -1/2 इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा
तो 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू L ऑन एक्स। सो आगे का सोल्यूशन हम यहाँ से देखते हैं, सॉरी ये रहा। सो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू L अपॉन एक्स। सो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 2L। सो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट, थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बताना है। तो वर्क डन क्या हुआ? सो मान लीजिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? सो दैट वुड बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। सो यहाँ पर हमारे पास इस तरफ होगा प्लस Q चार्ज और इस तरफ होगा माइनस Q चार्ज। अब ये क्या हो जाए, फाइनल जो होगा वो ऐसे हो जाएगा कुछ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही रहेगी और P हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा, तो ये एंगल हो जाएगा जी 90 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू है हमारे पास 0 डिग्री, जिसको हम इनिशियल बोल सकते हैं, और थीटा F फाइनल, और ये वैल्यू है जी 90 डिग्री। सो हमें निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन होगा PE कोस इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल। सो ये होगा PE कोस 0 माइनस कोस 90। सो आगे देखते हैं, वर्क डन होगा हमारे पास PE। सो ऑप्शन आई थिंक सेकंड इज योर आंसर, option 7 is correct. So move to next question. Here we have option, question is 4th, और क्वेश्चन क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन है 3 कैपेसिटर्स है, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड आर जॉइंट इन सीरीज। सीरीज में ज्वाइन कर रखा है, तो सीरीज में कैसे कैपेसिटर ज्वाइन होते हैं तो वो देख लेते हैं एक बार। कुछ इस तरीके से हमारे पास कैपेसिटर सीरीज में होते हैं, C2 C3। सो इनका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होता है वो आप कैलकुलेट करते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो C इक्विवेलेंट होगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। सो हम एलसीएम लेते हैं इनका, सो एलसीएम आएगा जी 6। सो यहाँ हुआ 3 प्लस 2 प्लस 1, सो इट विल बी 6/6। सो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैराड। सो योर ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 are at a distance r between them experience an electrostatic force F. The electrostatic force between them in vacuum at the same distance r will be. अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं हम वैक्यूम की कंडीशन और यहाँ देखते हैं हम जी मीडियम की कंडीशन। तो अब मीडियम में पहले रखे हुए चार्जेस Q1 Q2 और उनके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस है r। तो जो फोर्स होगा हमारे पास वो होगा 1/4πε_m Q1 Q2 by r²। अब एप्सिलॉन m है क्या है इधर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सो ये होता है किसके इक्वल होगा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। सो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी 1/4πε0 इंटू 5 Q1 Q2 by r²। अब वैक्यूम की कंडीशंस क्या है, चार्जेस हमारे पास दोनों सेम है, r डिस्टेंस भी सेम है, फोर्स बताना तो फोर्स को मान लेते हैं F डैश होगा। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r²। सो अब देखिए यहाँ से हम मान लीजिए F है, तो F की वैल्यू देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r², और ये जो 5 है इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/4πε0 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 5F। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास जो F डैश होगा वो होगा 5F। तो
दैट वुड बी योर ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गोस लॉ। तो गोस लॉ होता है क्या, तो पहले गोस लॉ को देख लेते हैं एक बार। सो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है गोस लॉ। सो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। और जो गोस लॉ से या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम देख सकते हैं वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ EdS cos थीटा ये क्लोज इंटीग्रेशन जो होता है। तो किसी भी सरफेस से जितना फ्लक्स आउट होता है या जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही होती है वही फ्लक्स होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास ठीक है। सो ऑल द चार्जेस वेदर साइड्स और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बिल्कुल गलत है, नहीं करता, सिर्फ इनसाइड चार्ज करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी सरफेस है और यहाँ पर जितने जो भी इनसाइड में होगा चार्ज एनक्लोज या चार्ज इनसाइड द सरफेस वही हमारे पास कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ गॉस लॉ या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। आगे भी पढ़ लेते हैं। गॉस थ्योरम कैन बी एप्लीकेबल टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये दोनों भी गलत लग रहे हैं। ठीक है जी, ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूस एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। अ कैपेसिटर प्लेट इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी विद V वोल्ट and after charging the battery is disconnected and dielectric slab with dielectric constant K is inserted between the plates. The potential across the capacitor will be। तो पोटेंशियल बताना है प्लेट्स के बीच में क्या होगा आफ्टर डिस्कनेक्ट। सो डिस्कनेक्ट का केस है डिस्कनेक्ट। तो डिस्कनेक्ट के बाद जो हमारे पास चार्ज होता है चार्ज क्या होता है कांस्टेंट रहता है। आफ्टर डिस्चार्जिंग तो चार्ज क्या रहता है जी कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो कैपेसिटेंस होती है मान लीजिए ये कैपेसिटेंस है और इनिशियली कैपेसिटेंस C थी और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या कर जाती है इंक्रीज कर जाती है बाय द फैक्टर ऑफ के। इस फैक्टर से हमारी कैपेसिटेंस क्या कर जाती है इंक्रीज कर जाती है। और हमें पता है चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर क्या होता है Q इक्वल्स टू CV। सो हम मान लेते हैं कि चार्ज है Q डैश, कैपेसिटेंस है C डैश एंड पोटेंशियल है V डैश। अब ये कंडीशन है जब डिस्कनेक्ट करने के बाद है और डिस्कनेक्ट करने से पहले मान लेते हैं चार्ज था Q, कैपेसिटेंस थी C और पोटेंशियल था V। अब ये जो चार्ज था Q इक्वल्स टू Q डैश ये तो सेम ही रहेगा। सो हम इसको Q लिख सकते हैं। सो दैट वुड बी Q इक्वल्स टू अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर गई है कितना K टाइम्स ऑफ C। सो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे और ये हो जाएगा हमारे पास V प्राइम है। और तो हमारे पास इधर क्या बचेगा तो Q अपॉन C इंटू K इक्वल्स टू होगा V डैश। और ये वैल्यू जो होती है वो होती है इनिशियल V। तो हम इसको लिख सकते हैं V डैश इक्वल्स टू V ओवर K। सो ये हमारे पास डिक्रीज हो जाती है बाय द फैक्टर ऑफ K। सो ऑप्शन C इज योर करेक्ट। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 8 द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ EMF। तो हमें EMF मेजर करना है किसी भी डिवाइस का। तो हमारे पास जो बेस्ट डिवाइस होगा तो वो हम यूज़ कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज भी हम यूज़ करते हैं। मीटर ब्रिज हम किस लिए यूज़ करते हैं मीटर ब्रिज से हम अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल मेजर करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स। एमीटर से हम करंट मेजर करते हैं और पोटेंशियोमीटर से हम बिल्कुल एक्यूरेट पोटेंशियल मेजर करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सर्किट containing two wires of same material। सेम मटेरियल्स मीन्स उन दोनों की रेजिस्टिविटी जो वायर्स हैं उनकी सेम होने वाली है। कनेक्टेड इन पैरेलल इट मीन्स जो उनका पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा लेकिन करंट दोनों में अलग अलग हो सकता है। इफ़ द लेंथ एंड रेडियाई ऑफ द वायर आर, लेंथ और रेडियाई का रेशो दे रखा है हमें कुछ इस तरह से, देन
द रेशो ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर्स विल बी, तो करंट का रेशो हमें बताना है, तो जो जो हमें गिवन है पहले वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। सो लेंथ का रेशो दे रखा है L1/L2 इक्वल्स टू 3/2, और हमें रेडियस दे रखा है R1/R2 इक्वल्स टू होगा 2/3। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इन वायर्स का क्या रहेगा, या फिर रेजिस्टेंस का रेशो निकाल लेते हैं। तो वो होगा R1/R2, वो होगा रो L1/A1 अपॉन रो L2/A2। अब रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा इधर, और L1/A1 इंटू A2/L2। अब हमें पता है कि जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, L1/L2 इंटू पाई R2² ओवर पाई R1²। सो पाई से पाई इधर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो L1 की वैल्यू है हमारे पास, L1/L2 का रेशो है 3/2 इंटू R2/R1। सो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे हम, तो ये हमारे पास होगा 3/2 का होल स्क्वायर। सो R1/R2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 27/8। सो ये हमारे पास आया है रेशो किसका, रेजिस्टेंस का, लेकिन हमें किसका रेशो बताना है, करंट का। सो करंट क्या होता है I1/I2। सो इनका रेशो बताना है, तो करंट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है, तो I क्या होगा V/R। सो V/R1 अपॉन V/R2, V से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इधर से I1/I2 इक्वल्स टू होगा R2/R1। सो रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपके पास करंट का रेशो होगा I1/I2 इक्वल्स टू 8/27। सो दैट वुड बी योर आंसर, योर ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। So move to next question. The next question is, by increasing the temperature, the specific resistance of a conductor and semiconductor. What is specific resistance? Specific resistance is nothing but resistivity. Resistivity is also known as specific resistance. Resistivity. So in conductor it will increase and in semiconductor it will decrease. So option number 3 is your correct. So आज के लिए हम इतना ही करेंगे फ्रेंड्स, और आपकी अगर कोई क्वेरी है, कुछ भी आपका डाउट रहता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।